गढ़ की लड़ाई। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वैसे वैसे ही जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी स्ट्रेटजी को और लगातार पुख्ता करते जा रहे हैं। अब जिस तरह से दोनों ही दलों का जो फोकस है वो आकांक्षी विधानसभाओं पर है। आकांक्षी विधानसभा ऐसी विधानसभा जो लंबे समय से दोनों दल हारते रहे हैं और उसी को लेकर दोनों दलों की एक खास रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है कि कैसे इसको फतह किया जाए, कैसे इसमें सेंध लगाई जाए। और इसी को लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं, रणनीति भी बन रही है। और बीजेपी में भी इसी तरह की एक बैठक आज भी हुई और बीजेपी का जो प्लान है आकांक्षी विधानसभा को लेकर कि किस तरह से इन सीटों को जीता जाए। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी का फोकस उन 103 विधानसभा सीटों पर है जहां पार्टी को 2018 के चुनाव में बहुत कम अंतर से हार मिली थी। वहीं कांग्रेस की नज़र बीजेपी के कब्जे वाली उन 66 सीटों पर है जहां उसे लंबे अरसे से कामयाबी नहीं मिली है। बीजेपी ने 103 सीटों पर रणनीति बनाई है। 2018 में 103 सीटों पर पार्टी को मिली थी कम अंतर से हार, और उसी को लेकर एक खास रणनीति बीजेपी ने इन सीटों को दिया है आकांक्षी विधानसभा का नाम। इसके अलावा अगर हम बात की जाए मिशन 130 के लिए सत्ता और संगठन के साथ कर रहे हैं काम। आरक्षित वर्ग से आती हैं मिशन 103 की अधिकतर सीटें जिन पर फोकस है आकांक्षी विधानसभा जिसको हम कह रहे हैं। कांग्रेस की नज़र बीजेपी की लगातार जीत वाली सीटों पर है और इसको लेकर भी कांग्रेस रणनीति बना रही है। 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह की खास इस पर नज़र है। दिग्विजय सिंह सभी 66 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से लगातार वो अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। एमपी में बीजेपी कांग्रेस की एक दूसरे के मजबूत गढ़ जीतने की रणनीति जिसका जिक्र गढ़ की लड़ाई में आज हम कर रहे हैं। बीजेपी ने 103 सीटों के लिए बनाई है स्पेशल रणनीति। 2018 में 103 सीटों पर पार्टी को मिली थी बहुत कम अंतर पर हार, और यही कारण है कि अब जो रणनीति है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है दोनों ही दलों का, चाहे बीजेपी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, और एक एक सीट पर खास रणनीति, खास स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। तो गढ़ जीतने की लड़ाई में कौन होगा कामयाब? कांग्रेस जीत पाएगी बीजेपी के मजबूत गढ़, बीजेपी दे पाएगी कांग्रेस के धुरंधरों को मात। किसका इलेक्शन प्लान होगा कामयाब? ये अहम बिंदु है आज के IND एनालिसिस के, जिस पर इर्द गिर्द, जिस पर केंद्रित हमारी आज की चर्चा होगी। मेहमानों के साथ, बीजेपी कांग्रेस के साथ वरिष्ठ पत्रकार से भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के आखिर इसको लेकर प्लान क्या है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर से चर्चा को, IND एनालिसिस को, पड़ताल को, विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे उन्हीं मेहमानों के साथ। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित तांबरे जी युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत अमित जी आपका हमारे साथ में है। आशीष तिवारी साहब सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत आपका। और हम हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले आशीष जी मैं आपके पास में आता हूं। आकांक्षी विधानसभा, चलिए इससे पहले कि बेहतर कनेक्शन हमारा आशीष तिवारी से जुड़े, उससे पहले अमित तांबरे जी के पास में आ जाता हूं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। अमित, जिस तरह से अगर देखा जाए अब जो स्ट्रेटजी है और जो रणनीति है, एक एक सीट पर नज़र दोनों की है, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें चाहे फिर आपकी पार्टी की बात कर लें। दिग्विजय सिंह भी निकले हुए हैं, लगातार कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये 66 सीटें एक ऐसी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस पर नज़र है जो लगातार हारते आए हैं। क्या कुछ है प्लान? देखिए, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, यदि राजेश जी आपने ध्यान दिया होगा
कि इस बार कांग्रेस जो है वो 174 से ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और जब आप इतना बड़ा आंकड़ा लेते हो तो इस पे आपको गंभीरता से काम करने की आवश्यकता होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं और हमें इस बात का गर्व भी है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे, माननीय कमलनाथ जी जैसे नेता हमारे संगठन के मुखिया हैं। और हर एक कार्यकर्ता ही नहीं, हर एक विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, जितने भी हमारे नेता हैं, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह जी भी ये प्रण लिए हैं कि माननीय कमलनाथ जी को एक बार फिर मध्य प्रदेश का जनसेवक हम सबको मिलकर बनाना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे नज़रिए से, यदि आप देखें कि कोई भी पार्टी कितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन लोकतंत्र में जो है वो जनता जनार्दन होती है। और मुझे लगता है कि जो इस बार हमको माहौल पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाना है। जो लगातार 4 बार जनता ने इतने लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान जी को जो भरोसा जताया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बदले किस तरीके का शोषण मध्य प्रदेश की जनता का हुआ है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा, जी आप 174 का आंकड़ा बता रहे हैं, वही बीजेपी कह रही है कि अब की बार 200 पार। देखिए, ये तो वो हर बार बोलते हैं। 2018 में भी अमित शाह जी आए थे और ये नारा देकर गए थे। जब से अभी तक ना कुछ नारा बदला, ना उनके नेता बदले, ना उनके मुख्यमंत्री बदले। तो इस नारे में कोई वो नहीं है। अब आप पूछोगे उनसे वो 2018 के नारे का क्या हुआ अब की बार 200 पार, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही कह रही हो कि अब की बार 200 पार, लेकिन जनता कह रही है कि अब की बार घर बैठो यार, क्योंकि आपको जनता को डिलीवर्ड करना पड़ता है। और जनता ने देखिए बहुत बिल्कुल खुलकर समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज सिंह चौहान जी का। लेकिन हालात हम सभी लोग देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी की बात आपने जिस तरीके से करी है, तो ये दिग्विजय सिंह जी तो वही दिग्विजय सिंह जी हैं कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी गए थे राघवगढ़ चुनाव लड़ने, और वहाँ की जनता ने क्या हश्र किया था इनका, वो आप सभी को मालूम है। तो दिग्विजय सिंह जी तो चलिए, अमित तावरे जी दावा कर रहे हैं 174 की फिगर वो बता रहे हैं, और लगातार जिस तरह से हम रणनीति और स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं दोनों दलों की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और मैंने पहले ही कहा कि इस बार की जो लड़ाई है बिल्कुल अलग है। और अमित जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि कितनी भी रणनीति बना लें, कितनी भी स्ट्रेटजी बना लें, लेकिन आखिरकार लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जिस तरह से जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है, जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ होता है। और आगे बढ़ेंगे, आशीष तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, स्वागत करूंगा। आवाज मिल रही है बेहतर तरीके से? आशीष जी जी, चलिए सवाल लेकर आता हूं आपके पास में। आकांक्षी विधानसभा क्या है, ये किस तरह का प्लान है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय अपने चुनावी तैयारियों को करती है, हर समय पार्टी के कार्यक्रमों को करती है और हर समय जनता के बीच में बने रहने का प्रयास करती है। और यह आकांक्षी विधानसभा का जो हमारा भाव है वो केवल इतना है कि हम जिन विधानसभाओं में लगभग 1000 से 1500 के बीच में जिन विधानसभाओं में हम हारे थे, हम उन विधानसभाओं में क्यों हारे उसकी समीक्षा करके उन कमियों की पूर्ति करते हुए इस चुनाव में उसमें विजय होना, ये हमारा लक्ष्य है। और आकांक्षी विधानसभा में जो हमारा मूल भाव है वो यह है कि इस विधानसभा में हमने बहुत कम अंतराल से कई विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें हमने 400 और 500 से हमारे प्रत्याशी हारे। तो मुझे लगता है इतना कम अंतराल रहा है, तो हमारी जो चूक हुई या जो कमियां रही उसकी पूर्ति करना, उस विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर सतत संपर्क में रहना, यह लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आकांक्षी विधानसभाओं के प्रभारी काम कर रहे हैं। क्या इस रणनीति में, बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि बहुत कम अंतर से जो तमाम सीटें हैं जिनका जिक्र बीजेपी लगातार कर रही है और जो फिगर हमें दिख रहा है कि, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चूंकि 5 साल निकल रहे हैं, धीरे धीरे जब चुनाव आएंगे 5 साल तब तक हो जाएंगे, आप वो आंकड़ा लेके, वो फिगर लेकर उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? इसको लेकर अब चूंकि तमाम सारी चीजें बदल गई होंगी, प्रत्याशी उस समय जो रहा होगा, जो 500 वोट से, 300 वोट से, 250 वोट से हारा होगा, शायद उसकी भी तमाम सारी चीजें क्षेत्र में बदल गई होंगी। तो क्या
प्रत्याशी चयन को लेकर भी इस आकांक्षी विधानसभा की रणनीति में भी होगा कि नहीं, अब जो कम अंतर से हारे थे, भले ये 500 वोट से हारा, 400 वोट से हारा, इसको बदला जाए, अब नया प्रयोग वहां पर किया जाए, नया चेहरा लाई जाए? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार जातिगत समीकरण और विभिन्न प्रकार की जो हमारी चैनल हैं जिनके माध्यम से हम तय करते हैं, हमारे वरिष्ठ जन तय करते हैं, वह सभी एक साथ बैठते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, तो हम उसमें सारे विषयों पर चर्चा करते हैं कि इस वर्तमान परिस्थिति में किसको हमें मैदान में उतारना है। ये पार्टी की हमारी वरिष्ठ जो फोरम है वह तय करेगी और हम उसके अनुसार। चलिए आशीष जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमसे जुड़े हुए हैं। गौरव जी, जिस तरह से अब रणनीति देखी जाए दोनों की, बीजेपी कांग्रेस की, एक एक सीट को खंगाला जा रहा है, चैलेंज दोनों के लिए बड़ा है। राजेश जी, अगर हम पिछले चुनावों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि 1 से 1.5-2% के मार्जिन पर देश में सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है। बात 2018 की करें तो जहां पर भाजपा सर्वाधिक वोट लेकर आगे नंबर 1 लगातार 3 चुनावों से आ रही थी, इस बार उसको यहाँ पर खामियाजा उठाना पड़ा। कम वोट प्रतिशत पाने के बाद भी कांग्रेस, मात्र 0.5% वोट कम पाने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। और लेकिन इसमें एक बात ये थी कि 4.89% के करीब कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया था और भाजपा का वोट शेयर 3.86 घटा था। अब स्वाभाविक बात है कि ऐसी परिस्थिति में भाजपा को, कांग्रेस को मार्जिनल जो जीत हुई है या हार हुई है उन सीटों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। लेकिन जो लंबे मार्जिन की जीती हुई सीटें हैं उन पर तो बहुत आसानी से जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद हम देखें जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में परिस्थिति बदली। भाजपा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी 250, 300, 400, 2000, 5000 से जीतते थे वो एकदम मार्जिनल वोटों से जीत कर आए बाहर। और जो सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी प्रत्याशी इमरती देवी, वो उनके वोट घट गए। तो अब दोनों राजनीतिक दल की मजबूरी है कि एक एक सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ उतरना पड़ेगा और उसके बाद ही और ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे कि जहां पर वो चुनाव की जीत में बदल सके, हारी हुई सीट को जीत में बदल सके, जीती हुई सीट को बना के रख सके। वर्तमान परिस्थिति में लगभग 70 सीटें दोनों पार्टी के पास ऐसी नजर आ रही है जिन्हें वो स्पष्ट तौर पर जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। उनमें से हो सकता है +5 से लेकर 10 सीटें कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी 70-80 सीटें बच रही है, उन सीटों पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वहां गौरव जी एक बात और अहम है इस बार, जिस तरह से जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन सीटों पर नजर गड़ाए हैं। मुझे लगता है कि इसके पहले चुनाव में शायद उतना चीजें नहीं होती थी। हमने देखा जब गोविंदपुरा विधानसभा सीट की बात आती थी तो स्वर्गीय बाबूलाल गौर जब लगातार वहां पर चुनाव लड़ते थे, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो कैंडिडेट वहां पर होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से शायद वो देखने नहीं मिला। यही कारण है कि बाबूलाल गौर लगातार 10 चुनाव वहां से उस गोविंदपुरा, भोपाल की गोविंदपुरा सीट से जीते। ये एक उदाहरण है, ऐसी तमाम सारी सीटें हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से दोनों की एक रणनीति है कि ऐसी सीटें जो लंबे समय से हम हारते रहे, यानी कि अगर कांग्रेस कह रही जो लंबे समय से हम हारते रहे, बीजेपी कैंडिडेट जीतता रहा है, या बीजेपी कह रही है कि हमारा कैंडिडेट हारता रहा है, कांग्रेस जीतती रही है, उस पर फोकस किया गया है इसको। नहीं, ये तो स्वाभाविक तौर पर जब इस बार सत्ता बनाने का खेल जो रचा जाएगा उसमें इस बात को महत्व देना पड़ेगा। अब कांग्रेस तो सबसे ज्यादा सीटें, वही सीटों पर नुकसान हो रहा, उन्हीं सीटों की तो तैयारी करना पड़ेगी। लेकिन जो जीती हुई सीटें हैं उन पर भी उनको कॉम्बिनेशन, क्योंकि पिछले अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो जो जातिगत गणित कांग्रेस ने खेला था उसको बेनिफिट मिला था, फायदा मिला था। अब उसकी काट के तौर पर भाजपा भी वैसी तैयारी कर रही है कि हम वही कास्टिज्म वहां पर खेले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मार्जिनल सीट जहाँ 250, 200, 500, 1000, 2000 सीटों के वोटों के अंदर की जीत हार हुई है, उन सीटों पर इनका बड़ा फोकस रहेगा और ज्यादा मार्जिन वाली सीटों को थोड़ा सा अलग। चलिए गौरव जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा आपके पास में आएंगे।
उसके पहले हम सेकंड राउंड शुरू करें चर्चा का, उससे पहले कुछ बाइट्स हैं, कुछ वर्जन हैं, पहले हम वो आपको सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम सेकंड राउंड में आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा पर अपना काम कर रही है लगातार। और जो क्षेत्र हमारे कमज़ोर हैं, ऐसे कमज़ोर विधानसभा क्षेत्र पर विशेष कार्य योजना बना करके कि वहाँ ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके कारण हमारे इतने जन कल्याण कार्यक्रम चलने के बाद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार के कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य सरकार के कार्यक्रम भी नीचे तक उतरने के बाद भी कहीं कोई कमी रह जाती, उसको दूर करने के लिए एक विशेष रूप से उन विधानसभा जो हारी हुई हैं या कमज़ोर हैं उन पर हमारा फोकस है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा ही बेहतर तरीके से चुनाव लड़ें और जो लक्ष्य मध्य प्रदेश को नेतृत्व ने दिया है कि 200 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश इस बार जीत करके एक लोकप्रिय सरकार बनाए, तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जीती हुईयों पे भी करें, यहाँ भी हारने वाले हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज सबसे बड़ी जो परेशानी है लोगों की, महंगाई और बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों को देख के ही कमलनाथ जी ने रसोई गैस सरकार बनी तो 500 रुपये में देंगे और 1500 हर महिला के अकाउंट में आएंगे। घर में 5 महिला हैं तो उनको आएगा, और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जब तक ऐसी राहत महंगाई से निपटने की नहीं मिलेगी, इनका कुछ नहीं होने वाला। और ये उस फ्रंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों प्रमुख दलों के नेता किस तरह से उनके दावे हैं। मैं सीधे अमित तांवरे जी के पास में आता हूं। अब अमित, जिस तरह से आप कह रहे हैं 174 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ इससे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने ऐसी तमाम सीटें चिन्हित की हैं जो कम मार्जिन से, जिनका जिक्र मैंने आशीष से किया। क्या कांग्रेस भी इसी स्ट्रेटजी पे है कि कम अंतर से, कम मार्जिन से जो सीटें हारी हैं, वही स्थिति 200, 250, 300, 500, 700, 800, 1000 के नीचे की जो है, वही स्ट्रेटजी कांग्रेस की है कि उनको किस तरह से हम फतह हासिल करें, और क्या वही जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास में है? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, और हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीतियाँ बनाती हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन राजेश जी, ये जो मध्य प्रदेश का आम चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है ये आम नहीं है, ये सबसे खास है, क्योंकि इस बार जनता मन बना चुकी है। क्योंकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि जहाँ पे 200, 400, 500 से वो लोग हारे थे, वहाँ पे रणनीति काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है कि वो जो 500 वोट था, अब इतना ज़्यादा विरोध हो गया है कि वो 15,000 पर पहुँच गया है। तो आप उसको चाहकर भी कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी देखें, इन्होंने नब्ज टटोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्राएं निकाली पूरे मध्य प्रदेश में, पूरा रेवेन्यू विभाग लग गया, पैसा मिटाया, अपना प्रचार किया। वहां पे भी दर्जनों जगह इनके मंत्री, हम विजय शाही जी की बात कर लें, वन मंत्री, इनको खुलेआम विरोध का सामना करना पड़ा। हम बात कर लें इनके गुना के विधायक की, इनको करना पड़ा। विदिशा में विरोध हुआ, रीवा में विरोध हुआ, चारों तरफ इनका विरोध हुआ है। तो जो रणनीति आपकी वहां बन रही थी कि 200-400 से जो आप हारे हो, लेकिन जहां आप जीते, अब तो वहां भी आपका विरोध शुरू हो गया है। तो अब स्थिति अब संभलने वाली नहीं है। अब इनके हाथ से जो है वो, अब डोर जो है वो अब निकल चुकी है, और इस बार जनता ने मन बना के बैठा है कि जो थोड़ी बहुत कमी पिछली बार कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलने में जो कमी हुई थी, इसलिए बड़ा कोट करके बोल रहा हूं मैं इस बात को राजेश जी, कि 174 से ज्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उसका आभास आपको, हमको भी हो रहा है। देखिए, वो परिवार जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, उनके परिवार के लोग अब कांग्रेस में आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि स्थितियां क्या हैं। लेकिन एक चीज अमित बहुत अहम है कि जिस तरह से अगर सेम स्ट्रेटजी, मुझे सेम रणनीति लग रही है, जाहिर सी बात है कांग्रेस वही चाहेगी, बीजेपी वही चाहेगी, कम अंतर से हारे हैं उनको हम फिर उनको जीते हैं, वहां पर मेहनत करें। लेकिन इस रणनीति में जिसकी हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्लान की, आकांक्षी विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरी बीजेपी वहां पर लगी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर एक खाका तैयार है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह जी। देखिए, आप पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई, प्रधानमंत्री लग गए, पूरे इनके देश के सांसद लग गए, राज्यसभा, लोकसभा, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। ये तो इनका तरीका है। अभी कर्नाटक का आप देख लो, कर्नाटक में इन्होंने सारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया, पूरे देश के नेता पहुंच गए वहां पे। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो आपके, हमारे सबके सामने है।
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ संगठन नहीं, ये तो सरकारी एजेंसियों से भी हमको लड़ना पड़ता है। अब इन्होंने हमको ये चीजें सिखा दी हैं, तो अब उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनता सबसे बड़ी होती है। मैं आपको फिर एक बार कहूं, जब जनता मन बना लेती है किसी चीज का, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपको इस स्थिति में वापस पहुंचा देगी जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी थी। आशीष तिवारी जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस के पास में आज मुद्दे नहीं है, और मुद्दे ना होने के कारण कांग्रेस केवल एक ही बात दोहराती है, महंगाई महंगाई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से कि आप ये बताएं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और ये जो आय बढ़ी है ये हमारी नीतियों के कारण बढ़ी है। विकास हमारी नीतियों के कारण हुआ है। आप मध्य प्रदेश के अंदर जब देखेंगे तो ध्यान में आता है कि 2003 के पहले सड़कें कितनी थी, बिजली की व्यवस्था कितनी थी, पानी की व्यवस्था कितनी थी। ये सब व्यवस्थाएं टोटल खत्म हो चुकी थी 2003 के पहले। जब हमारी सरकार आई तो हमने वहां से काम प्रारंभ किया, सड़कों को बनाया, पानी की व्यवस्था की, सिंचाई का रकबा बढ़ाया, हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया, और आज जाके जब हमने इतना सब किया तब जाके हम आज 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार के रूप में हैं। तो इसका ये तो तात्पर्य तय हो गया कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता जो है वह हमें चाहती है। साथ ही साथ दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रही बात कर्नाटक चुनाव की अभी चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कांग्रेस के अभी कर्नाटक का जिक्र नहीं हुआ चाहिए। आशीष तिवारी जी, भी कर्नाटक का जिक्र नहीं हुआ। अभी तो पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया था अमित तावरे जी ने। पश्चिम बंगाल की भी जहां तक बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, देखिए पश्चिम बंगाल वह क्षेत्र था जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक समय पर खाता नहीं खुलता था। आज हम वहां पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं, ये हमारी उपलब्धि है। हमें जनता वहां की चाह रही है, यह बात साबित हो गई है। वहां पर भी हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो लगभग 1,500 से 2,000 3,000 के बीच में हारे हैं। तो हम तैयारी करेंगे, आने वाला जो चुनाव होगा हमारा पश्चिम बंगाल का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर इनको बता देना चाहता हूं, हमने लगातार संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जनता के बीच में काम किया, और जनता आज जागरूक है, वह विकास के साथ है, वह विनाश के साथ नहीं है। कांग्रेस ने लगातार विनाश करने का काम किया है, और कांग्रेस के पास संगठन कहाँ है? 2 नेता हैं उनके पास। चलिए आशीष जी, मैं चलिए गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। गौरव जी, जिस तरह से हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं, मैंने अमित जी से भी वही सवाल किया था कि उस प्लान, दोनों का जो प्लान है जिसकी चर्चा और जिसका मुद्दा आज की हमारे एनालिसिस में है, लेकिन एक तरफ बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए हैं, छोटे से बड़े नेता, आज भी बीजेपी दफ्तर में इसको लेकर मीटिंग हुई, रणनीति बनी। दूसरी तरफ जिस तरह का काम दिग्विजय सिंह जी को 2018 में दिया गया था, लगभग सेम वैसा ही है। क्या एक अंतर दिख रहा है दोनों की स्ट्रेटजी में, या क्या मानते हैं कि कांग्रेस से मानते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह जी को निकाल दिया है तो वो सब पर भारी पड़ जाएंगे? देखिए, कांग्रेस में आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं या चुनाव लड़ा सकते हैं। भाजपा में भी कोई बहुत ज्यादा नेताओं की भरमार नहीं, क्योंकि उनके जो कैडर जो रहता है उस कैडर के कारण भाजपा को मजबूती मिलती रही। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो अगर कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टूटा है तो भाजपा का कार्यकर्ता बहुत बड़ी तरीके से रुष्ट है। जो रुष्ट कार्यकर्ता है, अगर वो चुनाव के समय मैदान में नहीं आया तो मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है और बराबरी का भी रह सकता है। 200 पार की बात है वो, और जो 175 की बात अमित तावरे जी कर रहे हैं वो, दोनों ही संभव दिखाई नहीं देंगे। चलिए गौरव चतुर्वेदी साहब, बिल्कुल अहम चीजें हैं, और फिर लगातार बात वहीं पर आ जाती है कि इस बार का जो 2023 का जो चुनाव है, क्योंकि आपने भी तमाम सारे इलेक्शन मध्य प्रदेश के देखे हैं कि किस तरह बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रहता था, लेकिन इस चुनाव में कई सारे फैक्टर और हैं, कई दल और भी हैं। लेकिन देखना होगा, जिस प्लान की बात कर रहे हैं, जिस रणनीति की हम बात कर रहे हैं,
किसका इलेक्शन प्लान बेहतर होगा, अब की बार 200 पार, या फिर जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं कांग्रेस का जो एक टारगेट है, मिशन है 174 175 यानी पौने 200 के आसपास का जो आंकड़ा रख के कांग्रेस चल रही है। देखना होगा कि कौन कामयाब होता है, चूंकि अभी वक्त है और दोनों की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो भी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। लगातार हम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। तो IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।